बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.8 एक्सरसाइज के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसका आगाज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन से। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा उठा सकें। इसके अलावा अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। क्या मतलब है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस इक्वेशन में कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो वो इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसकी डेफिनेशन आपने देख ली। अब इसकी मिसाल आपके सामने है। तो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें इसमें डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है जी, ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें दो डेरिवेटिव मौजूद हैं। तो कम से कम एक डेरिवेटिव जिस इक्वेशन में मौजूद हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसके बाद ये सारी अभी आप सब्जेक्टिव में बातें पूछ ली जाती हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उसका ऑर्डर होता है। The order of a differential equation is the order of the highest derivative in the equation। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब ऊपर जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यही हाईएस्ट है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें दो डेरिवेटिव्स हैं और इनमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड वाला। ठीक है, ये डेरिवेटिव हाईएस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। तो ये मिसाल मैंने लिखी हुई है। तो ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव ही हाईएस्ट है, और इस इक्वेशन में जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो और उसमें डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है, मतलब कौन सा डेरिवेटिव हमने लिया, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, इसलिए जो भी डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव हो इक्वेशन में मौजूद, वो डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, अब इसमें जो बात याद रखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में भी ऑफ फर्स्ट और हायर ऑर्डर्स, यानी कि जो हम काम यहाँ करने जा रहे हैं, जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं, उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं उनका ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए या उससे हायर ऑर्डर होना चाहिए। हमारे पास इस वक्त फर्स्ट ऑर्डर ही है। अच्छा जी, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर मौजूद हो उसको हम डिफरेंशियल की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि उसमें डी एक्स और डी वाई को हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद हो, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल। ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव
इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर देखें, ये मिसाल लिखी हुई है आपके सामने। तो पहली मिसाल तो ये है, इसमें ये हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, तो इसकी पावर इस वक्त कितनी है, 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है और पावर जो हमें नज़र आ रही है वो 2 है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर इसकी डिग्री 2 है। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये पहला डेरिवेटिव यहाँ पर हाईएस्ट है और इसकी जो पावर हमें नज़र आ रही है वो 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। तो ये बात आप सब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उससे हमारी क्या मुराद होती है, ये क्या चीज़ होती है। A solution of a differential equation is the relation between the variables not containing derivatives। यानी कि जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल्स मौजूद होंगे लेकिन किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा। Such that this relation and the derivatives obtained from it satisfy the given differential equation। यानी कि जो हमारे पास डेरिवेटिव फ्री इक्वेशन आएगी और उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस तमाम बात का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि जो ऊपर हमने बातें की हैं उससे हम क्या मुराद लेते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म from its solution by successive differentiation and process of algebraic expressions। यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन आता है, अगर हम रिवर्स में जाना चाहें तो हम उसके डेरिवेटिव लेना शुरू करें और उसको 1 2 3 डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होगा, हमारे पास दोबारा वही इक्वेशन आ जाएगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी। ठीक है, उसमें हमें कुछ उसको सॉल्व करना पड़ता है अलजेब्राइकली, कोई प्लस 2 इक्वेशन को प्लस करना पड़ता है, माइनस करना, वो देखना पड़ता है सिचुएशन के मुताबिक कि हमने एडिशन का अमल करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है, एलिमिनेशन का करना है, जो भी है उसको देख कर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल मौजूद हों लेकिन डेरिवेटिव्स ना हो, और वो गिवन इक्वेशन जब हम उसके डेरिवेटिव्स लें तो दोबारा वही इक्वेशन आ जाए तो वो सोल्यूशन हो जाएगा। अब है जनरल सोल्यूशन। अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हों। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मतलब है ऐसे कांस्टेंट जो ABC की शक्ल में हम आमतौर पर लिख रहे होते हैं सादा अल्फाज में। अब ये इसमें क्या होता है कि अब जैसे कांस्टेंट A लिखा हुआ है तो अब A को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो A है तमाम कांस्टेंट्स की नुमाइंदगी कर रहा है। ये जो A है ये तमाम कांस्टेंट्स की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ऐसे कांस्टेंट को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे इस वक्त किसी भी वक्त जो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है उसको, हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, तो 22 के 22 करोड़ वोटर कह लें 11 करोड़ होंगे तकरीबन। ठीक है, अब 11 करोड़ उसको वोट तो नहीं देते, 11 करोड़ में से कुछ वोट देते हैं कुछ नहीं देते उसको, मतलब कुछ उसके मुखालफिन होंगे। लेकिन जब वो जाता है मुल्क से बाहर या कहीं भी तो वज़ीर आज़म हमारा क्या कह रहा होता है, कोई भी वज़ीर आज़म हो वो यही कह रहा होता है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मैं नुमाइंदा हूँ। ठीक है, तो हर पाकिस्तानी का वो नुमाइंदा है, बेशक उसने उसे वोट दिया है या नहीं दिया। ठीक है, तो अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो भी हर पाकिस्तानी का, यूँ कह जिस तरह वज़ीर आज़म नुमाइंदा है, ये हर कांस्टेंट का नुमाइंदा होता है। इसकी जगह हम हर कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो गए। अब जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद, जनरल कांस्टेंट्स मौजूद हों,
ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। अब है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो बल्कि पर्टिकुलर कांस्टेंट्स हो। पर्टिकुलर कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू नोन है, मसलन 1 2 3 4 5 इस तरह के कांस्टेंट्स हो, तो ये पर्टिकुलर कांस्टेंट्स है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट मौजूद हो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। या जिसकी डेफिनेशन हम उसको एक और अंदाज में देखें, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन टू दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जिसमें कोई जनरल कांस्टेंट ए बी सी की शक्ल में मौजूद नहीं है, ऐसे सोल्यूशन को हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे अब ये इसमें कांस्टेंट जैसे 5 यूज़ हो रहा है, ये 1 यूज़ हो रहा है, -1, तो ये क्या है, पर्टिकुलर वैल्यूज है ना कांस्टेंट्स की। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन हमारे पास आया है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अच्छा जी, इनिशियल कंडीशन। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। These constants can be found by some given conditions. Such conditions are called initial value conditions. अब क्या मतलब है इसका कि जनरल जो सोल्यूशन होता है हमारे पास उसमें अननोन कांस्टेंट्स होते हैं। वो जो अननोन कांस्टेंट्स है वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना। अब वो अननोन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। वो कंडीशंस जो हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस कहलाती हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन of order n contains n arbitrary constant which can be determined by n initial value conditions। यानी कि अगर हमारे पास कोई जनरल सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें n कांस्टेंट्स हैं, अब n कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशंस भी n होंगी। यानी जितने जनरल कांस्टेंट यूज़ हो रहे होंगे उतनी ही इनिशियल वैल्यू कंडीशंस होंगी, उनकी मदद से हम उनको फाइंड कर सकेंगे। इसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड यूज़ करते हैं। सॉरी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम फोरियर मेथड भी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल is a method for solving differential equation in which algebra allows one to write an equation so that each of two variables occur on different side of the variable। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम अलजेब्रा की टेक्निक को यूज़ करते हुए, अलजेब्रा में हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी रूल सूटेबल होता है मौके के मुताबिक वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम गिवन इक्वेशन को रीराइट करते हैं, यानी कि गिवन इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और उसमें क्या ख्याल करते हैं कि जो वाई वेरिएबल है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाए और जो एक्स वेरिएबल है वो राइट साइड पर आ जाए। इसके लिए मेथड ये बातें, मूव ऑल द वाई टर्म्स इंक्लूडिंग डी वाई टू लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल द एक्स टर्म्स इंक्लूडिंग डी एक्स टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें याद क्या रखना है कि हमने ये डी वाई वाली टर्म और उसके साथ वाई, यानी कि तमाम वाई टर्म्स को लेफ्ट साइड पर और तमाम एक्स टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएंगे। उसके बाद डी वाई और डी एक्स इन दोनों को न्यूमरेटर में होना चाहिए, मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं होगा। इफ देयर इज एक्स टर्म विद डी वाई देन डिवाइड बाय एक्स टर्म ऑन बोथ साइड्स। अब अगर डी वाई के साथ कोई एक्स टर्म मौजूद है तो उस टर्म से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर। इसी तरीके से अगर
वाई टर्म कोई मौजूद है डी एक्स के साथ, तो फिर हम वाई टर्म से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर। ये काम करने के बाद अब हम बोथ साइड पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाली इक्वेशन यानी कि लेफ़्ट साइड जो है इक्वेशन की, उसमें क्योंकि y मौजूद है, dy वाली टर्म मौजूद है, इसलिए वो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगी। और राइट साइड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगी। और राइट साइड पर हम प्लस c भी लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी याद रखना है। इंटीग्रेशन के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, जो इक्वेशन हमने इंटीग्रेट की थी उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का प्रोसेस है। आइए अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व इसलिए किए ताकि आपको ये जो मेथड्स हैं इनकी समझ आ जाए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करना क्या होता है हमने। अब यहाँ पर देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद y वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पर, और dy जो है यानी कि y वाली टर्म का हेड समझें याद रखने के लिए dy है, तो dy वाली टर्म लेफ़्ट पर और dx वाली टर्म राइट साइड पर। तो ये हमने किया, ठीक है जी। इस चीज़ को राइट साइड पर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया हमने कि बोथ साइड पर हमने x माइनस 1 dx को माइनस किया, तो इसको यूँ कर लें दूसरे लफ्ज़ में हमने इसको शिफ्ट किया। जब हम एक साइड से दूसरी साइड पर किसी टर्म को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हमने कर लिया। अब ये वेरिएबल्स यहाँ पर सेपरेट भी हो गए हैं। y वाली तमाम टर्म्स लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं, x वाली तमाम टर्म्स राइट साइड पर मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो इस वक्त कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये हमने कर लिया। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस सिंपल है। y का इंटीग्रल पावर रूल से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर y का इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पर इंटीग्रल जो है x का अलग किया और -1 का अलग किया, और इस माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये हमने कर लिया। अब इस x का इंटीग्रल पावर रूल से x²/2 और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, c1 लिखा है। अब ये लिखने की वजह ये है कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी जनरल कांस्टेंट, तो मतलब या बल्कि कहना चाहिए जनरल तो नहीं, पर्टिकुलर कांस्टेंट 2 मौजूद है। इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो जनाब अली ये चीज़ आ गई हमारे पास। और ये जो 2c1 है इसकी जगह हमने c लिख दिया, इसीलिए हमने c1 लिखा था ताकि हम इसको 2c1 जब बने तो उसकी जगह c लिख सकें। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप देखें ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c मौजूद है, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अगर हम इस इक्वेशन के डेरिवेटिव्स लेना शुरू करें तो हम दोबारा उसी इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। ये एग्जांपल हो गई आपकी। इसके बाद ये एग्जांपल 5 है। इस एग्जांपल 5 में हमने वही काम करना है जो पहले किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये मैंने कहा था फैमिली हेड जैसे होता है, ये डी वाई फैमिली हेड है। इसका मतलब ये डी वाई वाली तमाम टर्म लेफ़्ट साइड पर होगी, ये डी एक्स दूसरी फैमिली का हेड है, तो ये वाली तमाम टर्म कहाँ जाएगी, राइट साइड पर। तो ये गिवन इक्वेशन लिखी है हमने, ठीक है जी। तो अब इस चीज़ को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब राइट साइड पर मूव करते हैं जिसको, तो ये राइट साइड पर मूव कर लिया। इसके बाद अब डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये पूरी टर्म एक्स वाली है, इसका मतलब है इससे डिवाइड करना है हमने,
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना टेक्निक के अंदर कि डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म नहीं होगी, अगर है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर। इसी तरह यहाँ पर डी एक्स के साथ वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है tan y से भी हम डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस ई एक्स से भी डिवाइड करना है हमने और tan y से भी करना है। तो यही बात हम दोनों को अलग अलग करने की बजाय एक ही वक्त में कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स से डिवाइड इंटू tan y से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने के बाद ये चीज़ें देखेंगे आपस में इधर कैंसिल हो जाएगा और ये tan y इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी रकम बच गई है। तब इसमें आप देख सकते हैं कि y वाली तमाम रकमें लेफ़्ट साइड पर हैं, x वाली तमाम रकमें राइट साइड पर हैं। इसका मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला जो काम है वो हो गया है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तब आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है इस स्टेप में। इंटीग्रेट करने के बाद अब आपने देखना है भी कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि tan y जो है इसका डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर y। तो tan y का डेरिवेटिव ये यहाँ लिखा हुआ रखे मैंने कि सीकेंट स्क्वायर y के बराबर होता है। तब यहाँ पर हम फिर इस क्योंकि हमें ये सीकेंट स्क्वायर y ऊपर नज़र आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan y सीकेंट स्क्वायर y की जगह पर। ठीक है जी, सीकेंट स्क्वायर y की जगह हमने क्या लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ tan y, क्योंकि tan y का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y है। अब इसी तरह इस रकम का डेरिवेटिव देखें तो 1 का डेरिवेटिव 0, ई एक्स का ई एक्स होता है, तो 0 माइनस ई एक्स का मतलब माइनस ई एक्स, तो ऊपर ये माइनस और ये ई एक्स मौजूद है, इसका मतलब है नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव यहाँ भी मौजूद है। तो हमने भी डेरिवेटिव वाली शक्ल दे देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ई एक्स का मतलब माइनस ई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अब नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव जब ऊपर मौजूद हो तो नेचुरल लॉग हो जाता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एफ। इसी तरह यहाँ पर भी नेचुरल लॉग ऑफ एफ। अब यहाँ पर प्लस सी लिखते हैं हम, तो इस जगह मैंने एल एन सी लिखा है। उसकी वजह क्या है कि हर टर्म के अंदर एल एन सी आ रहा है, नेचुरल लॉग आ रहा है, सॉरी हर टर्म के अंदर नेचुरल लॉग आ रहा है, तो कांस्टेंट के साथ भी हमने नेचुरल लॉग लिख दिया। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि सिंप्लीफिकेशन का जो काम है वो आसान हो जाएगा, तो इसीलिए हमने ये लिखा। अब एल एन tan y ये वैसे लिख लिया। अब ये वाला जो 2 है इसको log का पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर पावर में आ जाएगा log, और इस 2 को हमने देखें पावर में लिख दिया है, और ये लिखने के लिए हमने ये वाला log का रूल अप्लाई किया है। log ऑफ x पावर n बराबर होता है n इंटू log ऑफ x। अब फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमारे पास यहाँ पर log का ये रूल होता है log ऑफ x प्लस log ऑफ y बराबर होता है log ऑफ एक्स वाई। इस रूल को हमने अप्लाई किया इस जगह पर, तो ये दोनों c और 1 माइनस ई पावर x होल स्क्वायर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस जगह पर हमने ये रूल लगा दिया log का सम रूल जो है, तो ये अप्लाई किया। तो उसके बाद अब नेचुरल लॉग दोनों साइड पर आपस में जो है कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बुक में आपकी हुई भी है लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल हुई है, उसको मुश्किल तरीके से सॉल्व किया गया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम हम इसको देखते हैं। ये गिवन इक्वेशन हो गई। अब ये जो साइन वाई है, अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू कि इक्वेशन जो है ये इस वक्त सेपरेबल फॉर्म में लिखी हुई है। वाई वाली तमाम टर्म्स अलग हैं, एक्स वाली तमाम टर्म्स अलग हैं। अब इस साइन वाई के साथ 1 लिख दिया, 1 इंटू साइन वाई ये लिख दिया, बाकी सारी लेफ्ट साइड सेम आ गई है।
अब राइट साइड पर इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पर डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करने के लिए मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ, री राइट कर रहा हूँ पहले। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये साइन वाई सेम आ गया और इस 1 की जगह डेरिवेटिव ऑफ वाई लिखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है जी। फिर प्लस ये वाला वाई आ गया और इस काज वाई की जगह डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई लिखा जा सकता है। इसको अगर आप रिवर्स में यहाँ से इधर जाएं, ठीक है जी, रिवर्स में अगर आप जाएं इस जगह से, तो आपका मसला जो है ये हल हो जाता है। अच्छा जी, तो अब हम इसको रिवर्स में देखें आप यहाँ से, तो ये साइन वाई की जगह पर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब 1 है, और ये वाला वाई देखें आप सेम आया हुआ है, और साइन वाई का डेरिवेटिव काज वाई। तो ये लेफ़्ट साइड को तो हमने देख लिया, अब हम राइट साइड को देखते हैं। तो राइट साइड पर भी प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए सेटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। ये ln x सेम आ गया और इस 2x को हम डेरिवेटिव वाली शेप दें अगर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है। उसके बाद इधर इस जगह प्रोडक्ट रूल के लिए सेटिंग क्या होगी, अब यहाँ से हमें पता चल गया ना इस जगह से कि ln x फर्स्ट टर्म है और x स्क्वायर सेकेंड टर्म है। तो प्रोडक्ट रूल में प्लस के बाद क्या आता है, सेकेंड टर्म सेम आती है, तो x स्क्वायर सेम हो गया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है तो ln x का डेरिवेटिव हो गया। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद मतलब इस जगह पर हमने डिसाइड कर लिया भाई फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है। प्लस के बाद सेकंड टर्म सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव यही लिखा। अब इसको अगर हम ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, अब 1/x इससे जब x स्क्वायर के साथ मिलाएंगे उसे तो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और तो यहाँ ऊपर हमारे पास x मौजूद है, जिसका मतलब है कोई टर्म हमने एक्स्ट्रा नहीं लिखी। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्लोज करके लिख देंगे, इसी तरह इसको भी प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्लोज करके लिख देंगे। तो देखें आप, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, यानी कि सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। तो ऐसा करने से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करें, राइट साइड पर इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब आप इसको यहाँ देखें तो ऐसा हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड पर। जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, इनवर्स होते हैं, कैंसिल कर देंगे तो बाकी रकम लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। इस तरह यहाँ पर भी ऐसा होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एनुअल एग्ज़ाम में आ चुकी है। यहाँ पर बुक में आपके सॉल्व है, लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से सॉल्व है, उसको मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी वे में सॉल्व कर दिया है। इसको आप देखेंगे तो ये आपकी 3.8 जो है उसकी एक थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.8 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है जी। तो अब अगर कोई प्रॉब्लम आपको फील हो तो मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व कर सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।